हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये बुक का भी लास्ट चैप्टर है और ट्रिग्नोमेट्री का भी लास्ट चैप्टर है। हमने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 कंप्लीट कर लिया है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर का नाम देखें आप, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये चैप्टर यूजुअली स्टूडेंट्स करते ही नहीं हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि टीचर्स ही नहीं करवाते उनको, और दूसरी वजह यह है कि चॉइस में एक सेटिंग बन जाती है कि इस के जो क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर के, तो वो चॉइस की वजह से जो है वो बच जाते हैं, स्टूडेंट इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। बट मैं समझता हूँ कि अगर स्टूडेंट ये चैप्टर्स कर लें, ये वाला चैप्टर कर लें, चैप्टर नंबर 13, उनके दो बहुत बड़े फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि वो इसके क्वेश्चन को छोड़ के जो सीक्वेंस सीरीज़ का या दूसरा जो टॉपिक्स, लेंदी टॉपिक्स हैं, उनके क्वेश्चंस करते हैं और उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड होती है, जबकि इसमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट हैं, तो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स की तरफ नहीं जाते, स्टूडेंट जाते हैं याद करने वाली चीज़ों की तरफ। और शायद इसमें टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है कि वो शायद उनका ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं करवाते। जैसे मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मुझे भी मेरे कॉलेज के टीचर्स ने नहीं करवाया, इवन मुझे मेरे ट्यूशन्स के टीचर ने भी नहीं करवाया उस वक्त जब मैं किसी के पास पढ़ता था। बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप हायर क्लास में जाके मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स फंक्शंस नज़र आते हैं। अब क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 13, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। देखें यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है फंक्शंस का, तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की तरफ जाएं, हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन है क्या चीज़, हम फंक्शन किसको बोलते हैं। यूजुअली हमारी बुक में जो है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की जगह जगह फंक्शन लिखा हुआ है, मगर कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में फ़ंक्शन को डिफ़ाइन नहीं किया गया है। इवन इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 13 में फ़ंक्शन को डिफ़ाइन नहीं किया गया है, डायरेक्ट उन्होंने बता दिया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैं समझता हूँ कि पहले हमें फ़ंक्शन समझ में आने चाहिए कि फ़ंक्शंस क्या चीज़ हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। ये जो वर्ड है फंक्शन का, एक तो फंक्शन वो होता है जो हम अपने घरों में करते हैं, पार्टीज़ वगैरह करते हैं। मैथमेटिक्स में फ़ंक्शन का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की हम बाद में बात करेंगे। ये है फंक्शन डेफिनेशन। अ फंक्शन इज़ अ बाइनरी रिलेशन। बाइनरी का मतलब होता है दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन है ओवर टू सेट्स, और हम बात करेंगे यहाँ पर दो सेट्स की। सेट्स वही हैं जो आपने मैट्रिक में चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, सेट्स और नेचुरल नंबर का सेट और रैशनल नंबर का सेट और प्राइम नंबर का सेट, उन्हीं दो सेट्स की बात हो रही है। A function is a binary relation over two sets that associates every element of the first set to exactly one element of the second set. एक फंक्शन बाइनरी रिलेशन होता है दो सेट्स के दरमियान, और ये जो चीज़ लिखी हुई है, एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ कि है क्या। नंबर 1, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ये सेट है, मैंने सर्किल की फॉर्म में एक सेट लिखा, उस सेट में 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, 1 2 3। इसका नाम हमने रखा सेट ए। ये है सेट बी, इसमें भी कितने एलिमेंट हैं? 3 2 4 6। अब ये देखें क्या लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट, पहले सेट का हर एलिमेंट। फंक्शन का एक नाम और भी होता है, चलें ये भी आप याद रखिएगा, फ्यूचर में काम आएगा आपके, मैपिंग। तो हर एलिमेंट पहले सेट का मैप करे, रिलेशन बनाए एक एलिमेंट जो सेट बी का है। यानी कि 1 जा रहा है 2 पे, रिलेशन बन गया, 2 जा रहा है 4 पे, रिलेशन बन गया,
3 जा रहा है 6 पे, रिलेशन बन गया, तो हम कहेंगे यस इट इज़ अ फंक्शन। फंक्शन को स्मॉल f से शो करते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट पे बाकायदा ऑर्डर में जाए कि 1 ने 2 पे ही जाना है, एक्सक्यूज़ मी, 2 ने 4 पे ही जाना है, 3 ने 6 पे ही जाना है, नॉट नेसेसरी। अब आ जाए एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। देखिए 1 कहाँ जा रहा है, 2 पे, 2 कहाँ जा रहा है, 4 पे, 3 कहाँ जा रहा है, 4 पे। क्या ये फंक्शन है? यस, ये भी फंक्शन है, क्योंकि डेफिनेशन ये कह रही है पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट पे जाए। डेफिनेशन ये नहीं कह रही कि पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट पे जाए। यहाँ पर पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट पे जा रहा है। यस, जा सकता है, फंक्शन है, बट ये ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 4 पे, 3 जा रहा है 6 पे, ये भी फंक्शन है। और ये भी हो सकता है कि सारे एलिमेंट एक ही नंबर पे चले जाएं। अच्छा, अब ये 6 खाली रह गया, यहाँ पर 6 खाली रह गया तो खाली रह जाए, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा जो कंसर्न है स्टूडेंट्स, वो पहले सेट के साथ है। पहले सेट के हर एलिमेंट को मैप होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ। मैं ये वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ। अब बात करते हैं तीसरे सेट की। 1 जा रहा है 4 पे, 2 जा रहा है 4 पे, 3 जा रहा है 4 पे। क्या ये फंक्शन है? यस, ये भी 100% फंक्शन है कि एक जो नंबर है, एक जो एलिमेंट है इस सेट का, वो 1 पे ही जाना चाहिए। ये मतलब है ये 1 1 पे ही जा रहा है, ये 2 1 पे ही जा रहा है, ये 3 1 पे ही जा रहा है। इसी तरह ये 1 1 पे ही जा रहा है, ये 2 1 पे ही जा रहा है, ये 3 1 पे ही जा रहा है। यस, ये एक फंक्शन है। अब ये तीनों के तीनों यहाँ पर 4 पे जा रहे हैं, लेकिन 1 इंडिविजुअली हम क्या बोलेंगे? 1 किस पे जा रहा है? 1 पे जा रहा है, यानी कि 4 पे जा रहा है। 2 किस पे जा रहा है? वो भी 1 पे जा रहा है, यानी कि 4 पे जा रहा है। 3 किस पे जा रहा है? वो भी 1 पे जा रहा है, यानी कि 4 पे जा रहा है। तो एक एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट है पहले सेट का, पहला एलिमेंट वो एक जगह पे जा रहा है, दूसरा एलिमेंट भी एक जगह पे जा रहा है, तीसरा एलिमेंट भी एक जगह पे जा रहा है। तो ये भी फंक्शन है। सारे के सारे सारों पे जा सकते हैं, मतलब 1 2 पे गया, 2 4 पे गया, 3 6 पे गया। देखें, एक एलिमेंट है 1 पे गया, एक है 1 पे गया, एक है 1 पे गया। अब ये खाली रहें, दूसरे वाले खाली रहें या ना रहें, हमें इससे कंसर्न नहीं है। पहले वाले को किसी भी सूरत में खाली नहीं होना चाहिए। देखें ये एग्जाम्पल, 1 किस पे जा रहा है? 2 पे। 2 किस पे जा रहा है? 4 पे। और 2 किस पे जा रहा है? 6 पे भी। और 3 किस पे जा रहा है? 4 पे। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट। सेट, पहले सेट का जो हर एलिमेंट है वो सिर्फ एक पे जा सकता है, सिर्फ एक पे। यहां देखें 2 4 पे भी जा रहा है, 2 6 पे भी जा रहा है, ये फंक्शन नहीं है। यहां पर देखें 1 2 पे जा रहा है, एक, ये जो 1 है सिर्फ 1 पे जा रहा है, ये 2 सिर्फ 1 पे जा रहा है, ये 3 सिर्फ 1 पे जा रहा है। लेकिन यहां देखें 1 गया 2 पे, ओके बिल्कुल सही काम किया। 3 गया 4 पे, बिल्कुल सही काम हुआ। लेकिन 2 ने मिस्टेक कर दी, 2 एट अ टाइम 2 पे चला गया, जबकि डेफिनेशन कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट। तो एग्जैक्टली वन एलिमेंट का मतलब है 2 सिर्फ 1 पे जा सकता है, यहाँ 2 जा रहा है 2 पे, तो इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन नहीं है। इसकी बात करते हैं, 1 जा रहा है 2 पे, 3 जा रहा है 4 पे, 2 किसी पे नहीं जा रहा, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों? डेफिनेशन दोबारा देखें, एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट, पहले सेट के हर एलिमेंट को लाजमी जाना है। ओके, 1 जा रहा है 2 पे, 3 जा रहा है 4 पे, 2 किसी पे नहीं जा रहा, इससे हमारा कंसर्न नहीं है। ये देखें, 1 गया था 2 पे, 2 गया था 4 पे, 3 गया था 4 पे, गुड। अब ये 6 पे नहीं जा रहा है, इससे कोई मसला नहीं है। हमारा कंसर्न है पहले सेट के साथ। तो पहले सेट का ये फंक्शन क्यों था? पूरी डेफिनेशन फुलफिल हो गई, सारे एलिमेंट गए और एक 1 पे ही गया। ये भी फंक्शन है, सारे एलिमेंट गए और एक 1 पे गया।
अब भले ये 2 भी 4 पे गया, 3 भी 4 पे गया, ये जा सकता है। यहाँ पर भी ये सारे एलिमेंट गए और एक 1 पे गया, 1 सिर्फ 2 4 पे गया, 2 सिर्फ 4 पे गया, 3 सिर्फ 4 पे गया, फंक्शन है। यहाँ क्या हुआ, 1 सिर्फ 2 पे गया, गुड, 3 सिर्फ 4 पे गया, गुड, बट 2 4 पे भी गया, 2 6 पे भी गया, तो रूल की खिलाफ वर्जी हो गई, वायलेट हो गया रूल, तो ये नॉट अ फंक्शन। यहाँ पर क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि पहले सेट के हर एलिमेंट को जाना होता है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। मैंने कोशिश करी है कि आपको, हालांकि ये जो मैंने आपको चीज़ पढ़ा रहा हूँ सारा, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है आपके मेन क्वेश्चन से, बट मैं समझता हूँ कि अगर स्टूडेंट को ये बात नहीं पता कि फंक्शन क्या होता है, तो फिर उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा, वो तो फिर रट्टा लगाना पड़ेगा उनको। तो ये जो डेफिनेशन है इस पे याद रखिएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट टू एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट। तो जहाँ फुलफिल होगी वहाँ फंक्शन होगा, और जहाँ फुलफिल नहीं होगी वहाँ फंक्शन नहीं होगा। फिर फंक्शन समझ में आ गया। इसके बाद जो अगली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। पहली बात, डोमेन कहते हैं फर्स्ट सेट के एलिमेंट को। तो ये हमारे पास फंक्शन था, पहले सेट के एलिमेंट क्या है, 1 2 3। तो पहले सेट की जो डोमेन डी स्टैंड्स फॉर डोमेन है वो क्या है, 1 2 3। और रेंज क्या होती है, दूसरे सेट के वो एलिमेंट जहाँ पर मैपिंग हो रही होती है, जैसे 2 4 6 तीनों पे मैपिंग हो रही है, तो आप बोलेंगे रेंज क्या है, 2 4 6। अब आ जाए पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 की डोमेन, तो मैंने आपको डोमेन की डेफिनेशन तो बहुत आसान है, पहले सेट के एलिमेंट्स को डोमेन कहते हैं। 1 2 3 पहले सेट के डोमेन एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 डोमेन आ गई। लेकिन दूसरे सेट में मैपिंग सिर्फ कहाँ हो रही है, 2 और 4 पे, 6 खाली है, तो इसलिए इसकी रेंज जो होगी वो क्या होगी, 2 4। अब बात करते हैं तीसरे सेट की। डोमेन तो वही फर्स्ट सेट होती है, वो क्या है, 1 2 3, और रेंज क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4 इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि इन तीनों की जो मैपिंग है वो 4 पर हो रही है, देयरफॉर इसकी रेंज 4 हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये जो मैंने 3 एलिमेंट लिए हैं, 1 2 3 2 4 6, ये मैंने रैंडम एलिमेंट लिए हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, हमें फंक्शन बनाना है। मैंने आपको डेफिनेशन बताने की ज़रूरी नहीं है कि 3 एलिमेंट्स ही हों, 1000 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 500 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 5 एलिमेंट भी हो सकते हैं। डेफिनेशन वही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट टू एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसकी डोमेन बताएं। इसकी डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है। तो जब कोई चीज़ फंक्शन ही नहीं है तो डोमेन और रेंज कोई उसका जो है मतलब यूँ समझ लें कि यूज़लेस वर्ड है, कि एक चीज़ फंक्शन नहीं है तो हम बोलेंगे जिसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो फंक्शन होगा तो डोमेन एंड रेंज होगी। इसी तरह ये फंक्शन ही नहीं है, क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया। तो ये फंक्शन नहीं है तो इसकी डोमेन और रेंज नहीं होगी। तो अब फंक्शन पूरा समझ में आ गया, डोमेन एंड रेंज पूरी समझ में आ गई। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है 1 to 1 फंक्शन। What is 1 to 1 function? A function with 1 corresponding is called 1 function. दुनिया का हर फंक्शन 1 फंक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है। 1 फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि क्या लिखा हुआ है, फंक्शन जिसको हम फंक्शन कह रहे हैं उन दोनों सेट्स का जो रिलेशन है उसमें 1 की करस्पॉन्डिंग है, तो वो 1 to 1 फंक्शन कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें, इसको हम बोलेंगे 1 करस्पॉन्डिंग। ये फंक्शन तो है, आपको बता दिया कि ये फंक्शन है, ये रहा, ये फंक्शन है। 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 4 पे, 3 जा रहा है 6 पे, तो इसको हम बोलते हैं 1 करस्पॉन्डिंग, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। और 1 2 3 जो है ये 1 अलग जा रहा है, 2 अलग जा रहा है, 3 अलग जा रहा है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में देखें, पार्ट 2 में भी ये फंक्शन है। क्यों, 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 4 पे, 3 जा रहा है 4 पे, ये फंक्शन है। बट ये 1 फंक्शन नहीं है। इट्स अ फंक्शन बट इट्स नॉट 1 to 1 फंक्शन। क्यों, क्योंकि 1 to 1 करस्पॉन्डिंग नहीं है। एक पे जाए, दूसरा दूसरे पे जाए। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 जो हैं वो 1 पे जा रहे हैं, 2 और 3 जो हैं वो 4 पे जा रहे हैं।
तो फंक्शन की डेफिनेशन तो फुलफिल हो रही है, बट ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। 1 to 1 फंक्शन पे क्या हो, 1 जा रहा है 2 पे, 2 किसी और पे जा रहा है, 3 किसी और पे जा रहा है, तो ये फंक्शन है। ये 1 to 1 फंक्शन है एंड 1 to 1 फंक्शन भी है, बट ये फंक्शन तो है लेकिन ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। तीसरी एग्जाम्पल देखें, वो जो सामने लिखी हुई है वो क्या है, वही 1 2 3 4 5 6, ये ए था, ये बी था, 2 4 6 है, तो वही लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1 जा रहा था 4 पे, 2 जा रहा था 4 पे, 3 जा रहा था 4 पे, और मैंने आपको क्या बताया कि ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये वाली डेफिनेशन इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, लेकिन ये फंक्शन तो है लेकिन 1 to 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 to 1 फंक्शन के लिए 1 1 करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। 1 1 करस्पॉन्डिंग इन तीनों में सिर्फ इसके ऊपर है, तो इसलिए सिर्फ ये जो है ये फंक्शन है और ये 1 to 1 फंक्शन भी है। ये फंक्शन है बट इट्स नॉट 1 to 1 फंक्शन। इसी तरह ये फंक्शन है, इट्स नॉट 1 to 1 फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब आपके पास क्या क्या कॉन्सेप्ट आ गए, फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया, डोमेन का कॉन्सेप्ट आ गया, रेंज का कॉन्सेप्ट आ गया, 1 to 1 फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या है वो आपको समझाते हैं। मैं आपको कहाँ बताता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। अच्छा, क्या यहाँ पर 1 to 1 फंक्शन था? नो, ये तो फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन नहीं है तो 1 to 1 थोड़ी होगा। इसी तरह ये भी फंक्शन नहीं है तो 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। चलें अब हम देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, डोमेन एंड रेंज तो मैंने आपको बता दिए। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं, वो है हमारा इनवर्स फंक्शन। कि किसी फंक्शन के इनवर्स का मतलब क्या है? बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा कि इनवर्स फंक्शन के लिए ज़रूरी है, इट इज़ necessary that a function should be 1 to 1। पहली बात तो ये कि इनवर्स फंक्शन सिर्फ होता ही उसका है जो 1 to 1 फंक्शन होता है, यानी कि अगर कोई फंक्शन 1 to 1 फंक्शन नहीं है तो उसका इनवर्स भी नहीं है। अब इनवर्स फंक्शन की अपनी डेफिनेशन क्या है? पहली डेफिनेशन तो पता लग गई कि 1 to 1 फंक्शन होगा तो इनवर्स होगा वरना नहीं होगा। तो हमने देखा था अभी पीछे कि इन तीनों में 1 to 1 फंक्शन कौन सा था? ये वाला था। तो सिर्फ इसका ही इनवर्स आ सकता है, इसका भी इनवर्स नहीं आ सकता, इसका भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता अभी मैं आपको बताता हूँ। हम बात करते हैं इसकी। इफ वी रिवर्स the direction of, if we reverse the direction of this one, यानी कि ये 1 2 3 था, ये 2 4 6 था, ये A था, ये B था। 1 जा रहा था 2 पे, 2 जा रहा था 4 पे, 3 जा रहा था 6 पे। अब हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, 2 जाए 1 पे, 4 जाए 2 पे, 6 जाए 3 पे। क्या ये फंक्शन है? यस, ये फंक्शन है। तो अगर डायरेक्शन रिवर्स करने पर भी वो फंक्शन रहे तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, और इनवर्स को -1 से शो करते हैं, f की पावर -1। तो देखें 1 1 होगा तो इनवर्स फंक्शन होगा वरना नहीं होगा। इसकी मिसाल देता हूं मैं आपको। ये फंक्शन तो था लेकिन ये 1 1 नहीं था, और इनवर्स फंक्शन के लिए क्या ज़रूरी है? द फंक्शन शुड बी 1 to 1। ये देखिए, इसी को ले लेते हैं हम। 1 2 3 2 4 6। ये देखिए 1 जा रहा था 2 पे, 2 जा रहा था 4 पे,
2, बल्कि एरो नहीं बनेगा अभी एरो नहीं बनेगा, और 3 जा रहा था किस पे, 4 पे। ये देखें, फिर मैंने गलत बना दिया, मुझे एरो नहीं बनाना चाहिए था। तो इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर डायरेक्शन चेंज कर दो और डायरेक्शन चेंज करने पर भी वो फंक्शन रहे तो हम बोलते हैं इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब आप इसकी डायरेक्शन चेंज करें, 2 जा रहा है 1 पे, गुड, बिल्कुल सही है। 4 जा रहा है 2 पे, और देखें 4 जा रहा है 2 पे और 4 जा रहा है 3 पे। नोट करें आप, यहाँ से देखें 4 2 पे जा रहा है, 4 3 पे जा रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट। अब जब डायरेक्शन उल्टी हो गई तो फर्स्ट सेट अब ये है, ये जो बी है ये आपका फर्स्ट सेट है और ए जो है आपका सेकंड सेट है, तो ये एक एलिमेंट 2 पे जा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज करी तो ये फंक्शन ही नहीं रहा, जब फंक्शन ही नहीं रहा तो इन्वर्स फंक्शन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसी तरह ये देखें, ये फंक्शन तो है लेकिन क्योंकि ये 1 1 फंक्शन नहीं है इसलिए इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। समझाऊं मैं आपको? ये देखें, मैं पूरा का पूरा एज इट इज बनाता हूँ, 1 2 3 2 4 6। यहाँ पर देखें 1 जा रहा है 4 पे, 2 जा रहा है 4 पे और 3 जा रहा है 4 पे। डायरेक्शन उल्टी करें, ये ए है, ये बी। अब फर्स्ट सेट कौन सा है, बी, तो पहले एलिमेंट का जो हर एलिमेंट है वो सिर्फ 1 पे जाना चाहिए। अब 4 देखें 1 पे भी जा रहा है, 4 2 पे भी जा रहा है, 4 3 पे भी जा रहा है, तो अब ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन। तो जब ये फंक्शन ही नहीं है तो इन्वर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसलिए बोला था आपको मैंने कि इन्वर्स एग्जिस्ट ही उस वक्त करता है जब हमारे पास फंक्शन क्या हो, 1 to 1 फंक्शन हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया सारा, क्या क्या आपको बताया है, ये जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है इसका कुछ भी बुक में नहीं है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे जाने से पहले आपको पहले मैंने बताया कि फंक्शन क्या होता है, कैसे देखते हैं फंक्शन को, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होती है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होती है, और 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। बहुत आसान है। बस ये आखिरी चीज़ है, ग्राफ ऑफ इन्वर्स फंक्शन। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो हम इसको अगर प्लॉट करें तो प्लॉट करने के लिए हम x और y, वो जो हम मैट्रिक में बनाते थे, x हमने ले लिया -1 तो y हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 1, x ले लिया हमने 0 तो 0 + 2 क्या होता है 2, x हमने ले लिया 1 तो 1 + 2 क्या होता है 3। अगर हम इसको बनाएं, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, देखते जाएं आप कि मैं आपको सिखा क्या रहा हूँ। ये 0 है, ये 1 है और ये -1 है और y पे क्या आ रहा है 1 2 3, ये 1 आ गया, ये -1 आ गया, 1 2 3। ये ग्राफ मैट्रिक में जिस तरह आप बनाते थे ना एक बॉक्स बना के, तो मैंने वही काम किया है। तो -1 पे आ रहा है 1 तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया, 0 पे आ रहा है 2 तो दूसरा ये आ गया, 1 पे आ रहा है 3 तो तीसरा जो है वो, क्योंकि मैंने गैप थोड़ा सा बराबर नहीं लिया था, 1 तो ये हमारे पास आ रहा है। इसको मिला दीजिए। आप जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन बन गई। अच्छा, अब मैं, ये तो था फंक्शन, अब मैं इसका इन्वर्स निकालता हूँ। इसका इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स क्या बताया था मैंने आपको, उल्टा कर दें, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 है तो ये हो जाएगा y - 2 इज इक्वल्स टू एक्स, और इसको आप बोल देंगे f इन्वर्स x इज इक्वल्स टू x - 2।
बट स्टूडेंट ये जितना भी पढ़ा रहा हूँ आज, इसका कुछ भी आपके कोर्स में नहीं आता, लेकिन जब मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊँगा वहाँ पर मैं वर्ड यूज़ करूँगा डोमेन का, वहाँ वर्ड यूज़ करूँगा रेंज का, वहाँ वर्ड यूज़ करूँगा कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो आपको उस वक्त बहुत प्रॉब्लम आती, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसका भी एक बॉक्स बना लें, इसमें भी आप ले लें, क्या नाम है उसका, बल्कि आपको और आसान कर देता हूँ। इन्वर्स के लिए क्या करते हैं, ये तो था फंक्शन, आपने अपनी तरफ से एक आसानी के लिए ले लिया। इन्वर्स में क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, x को y बना देंगे, y को x बना देंगे। तो पहले था -1 1, अब हो जाएगा 1 - 1, तो ये हो जाएगा आपका -1 यहाँ आ गया, तो अब उल्टा हो गया, यानी कि अब x की जगह पर आ जाएगा 1 और y की जगह पर आ जाएगा -1। अब x की जगह पर आ जाएगा 2, y की जगह पर आ जाएगा 0, x की जगह पर आ जाएगा 3, y की जगह पर आ जाएगा 1। उल्टा कर देंगे, इन्वर्स का मतलब ही उल्टा करना होता है। तो अब x आ गया 1 2 3 और y कहाँ तक जा रहा है, -1 0 1, तो वो तो आपके पास सारा मौजूद है। तो 1 - 1, ये 1 आ गया, ये -1 आ गया, देखते जाएं। ये पहला पॉइंट आ गया, दूसरा है 2 0, ये दूसरा पॉइंट आ गया, तीसरा है 3 1, ये तीसरा पॉइंट आ गया। अब वो थोड़ा सा ये आपके पास तीसरा पॉइंट आ गया, ये 3 पॉइंट आपने मिला दिए। सही है स्टूडेंट्स, आप इसको गौर से देखें। पहला क्या था 1 - 1, ये 1 - 1 आ गया। दूसरा क्या है आपके पास 2 0, ये 2 0 ये आ गया। तीसरा क्या है 3 1। अब आप इसको गौर से देखें, अगर आप इसको गौर से देखें, अगर मैं यहाँ पर बीच में एक लाइन बनाऊँ इस तरह की, ये जो लाइन होती है, ये जो ग्राफ होता है, ये y = x की लाइन होती है। तो आप देखें इस लाइन का, ये आपके पास है फंक्शन जिसको आप f(x) कहते हैं। आपने तमाम वैल्यूज़ को उल्टा किया तो ये आपके पास आ गया f इन्वर्स x। तो इस लाइन का ये रिफ्लेक्शन है, इस लाइन का ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन ऐसा ही होता है जैसे मैं शीशे के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल देखूं तो मैं बोलूँगा ये मेरा रिफ्लेक्शन आ रहा है, जिस तरह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। इसी तरह मैं आपको बना के दिखाता हूँ कर्व का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने अगर एक कर्व, बुक से देख लेते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक मैं आपको और सिर्फ ग्राफ शो करना चाहता हूँ कर्व की फॉर्म में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपके पास ग्राफ आ रहा है ऐसा, और दूसरा ग्राफ जो आ रहा है आपके पास ऐसा है। तो ये आपके पास क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सॉरी ये आपके पास क्या है, इन्वर्स फंक्शन, यानी कि ये इसका रिफ्लेक्शन है। और ज़्यादा अच्छी तरह बना के दिखाता हूँ मैं आपको, और ज़्यादा अच्छी तरह, कि किसी फंक्शन का इन्वर्स का मतलब क्या होता है। ग्राफ में क्या बनाया था मैंने आपके सामने अभी, एक ये बनाया था, इसका ये इन्वर्स है और इसका ये इन्वर्स है। यानी कि अगर ये f(x) है तो ये क्या है, f इन्वर्स x। और इनके दरमियान जो लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है, y = x की। और आप देख लें ये इसका रिफ्लेक्शन है, ये इसका रिफ्लेक्शन है। तो फंक्शन, और यहाँ पर क्या शो करना चाह रहे हैं हम, कि फंक्शन और उसका इन्वर्स असल में एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है उल्टा। जैसे अगर आपने लिखा 4 और अगर आप 4 को शीशे के सामने कर दें तो ये 4 ऐसा नज़र आएगा, उल्टा नज़र आएगा। सही है। तो इसी तरह अगर आपने लिखा n, तो इस n को आप उल्टा कर देंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इस तरह, बल्कि ये लाइन यहाँ पर है ना, ये इस तरह हो जाएगा। अब सही बनाया है मैंने, यानी कि ये इसका रिफ्लेक्शन है। तो एक फंक्शन और उसका इन्वर्स जो होता है वो उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो स्टूडेंट ये आज की हमारी क्लास थी। आज हमने जितना भी पढ़ा है उसका हमारी एक्सरसाइज से, हमारी बुक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बट आप यकीन करें, अगर आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से समझा है और आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से
एक दो दफ़ा और देख लिया है, मैं आपको अश्योर करवाता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगली जो हमारा शुरू होगा मेन टॉपिक जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप यकीन करें स्टूडेंट, आपको ये सारी थ्योरी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो इसलिए इसको आप कॉपी करें सारी चीज़ों को और अच्छी तरह से याद कर लें। ओके स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं क्लास ऑफ करूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरा लेक्चर अपलोड होगा फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।